हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12 का लेसन नंबर 6 मानव अधिवास प्रकार एवं उनकी प्रमुख समस्या जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर मानव अधिवास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिसमें से हमने अधिवास की पॉल विडाल दी ब्लास के अनुसार भी पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर अधिवास को कितने भागों में बांटा गया, जिसमें हमने स्थायी और अस्थायी रूप से 2 भागों का वर्गीकरण किया था। फिर हमने पढ़ा था बस्ती को बसाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगला जो हमने बिंदु पढ़ा था वो था बस्ती को बसाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। इनके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया था। आज हम बच्चों प्राकृतिक दशा एवं कार्य के आधार पर जो बस्ती का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे और उनके प्रत्येक पहलू और बिंदु के बारे में विस्तार से उनके बारे में जानकारी लेंगे। पहला हमारा जो प्रकार है प्राकृतिक दशा एवं कार्य के आधार पर वो है ग्रामीण अधिवास। देखो, ग्रामीण अधिवास एक परंपराओं से जुड़ा हुआ, एक संबंधों से जुड़ा हुआ, एक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अधिवास है, जिसमें संस्कृति, भूमि और समाज से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की विशेषता इसके अंदर देखने को मिलती है। बच्चों, ग्रामीण अधिवास है। ग्रामीण अधिवास का पहला बिंदु हम देखते हैं तो ग्रामीण अधिवास की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर है। सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? प्राथमिक व्यवसाय। अब आपसे प्राथमिक व्यवसाय शब्द आया है तो सबसे पहले शब्द आना चाहिए व्यवसाय क्या है। व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय का मतलब होता है, सीधे से बात करें तो व्यक्ति द्वारा किए जाने वाली विभिन्न आर्थिक क्रिया क्या कहलाती हैं? व्यवसाय। व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रिया क्या होती हैं? व्यवसाय होती हैं। फिर एक शब्द आया आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया जिनको करने से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया जिनको करने से आय की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। फिर आर्थिक क्रिया के जो देखे जाए तो 5 भाग है। कितने भाग हैं? 5। उन 5 भागों में से पहला भाग है वो है प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया है बच्चों? प्राथमिक क्रिया। अब प्राथमिक क्रिया क्या होती है उसकी यदि हम उसको परिभाषा पूछे तो आप सीधी शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में लाया जाता है। ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में लाया जाए उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया। यह जो क्रिया होती है वो किसमें की जाती है? गांवों के अंदर की जाती है। फिर अगली जो क्रिया है वो है द्वितीय क्रिया।
कौन सी क्रिया है? द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया है बच्चों वो नगरीय क्षेत्रों में होती है। किस क्षेत्र में होती है? नगरीय क्षेत्रों में। तो इसका जो परिभाषा देखें तो ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का मशीनों द्वारा रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का मशीनी द्वारा रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्रिया। ये गांवों में होती है और ये शहरों के अंदर होती है। अब हम अगले बिंदु की बात करें। ग्रामीण अधिवास के मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन, वनों से कंदमूल संग्रहण आदि किए जाते हैं। देखो गांवों के अंदर देखते हैं तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि आती है, पशुपालन आता है, लकड़ी काटना आता है, मछली को पकड़ना, खनन क्रिया और कंदमूल संग्रहण क्रिया करना, ये सब ही हमारे ग्रामीण अधिवास के क्या है? व्यवसाय के प्रमुख उदाहरण है। अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आए, उसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें इनकी परिभाषा क्या है। काफी बार बच्चों इन शब्दों से ही परिभाषा सवाल के रूप में पुटअप कर दी जाती है, इसलिए आपको प्रत्येक शब्द की परिभाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले कृषि, यदि इसकी परिभाषा पूछे और आप आगे चैप्टर भी आएगा इसके संबंधित, तो इसकी परिभाषा पूछे तो सीधा लिखना है कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना है। एग्री यानी मिट्टी। एग्री यानी क्या होता है बच्चों? मिट्टी। कल्चर यानी जुताई करना। एग्री यानी मिट्टी और कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ जब पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन क्रियाएं भी कृषि के अंतर्गत आती है। तो ये हमारी किसकी परिभाषा हो गई बच्चों? कृषि की। कृषि लैटिन भाषा का शब्द किससे बना हुआ है? एग्रीकल्चर से, यानी एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन क्रियाएं हम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? कृषि कहा जाता है। फिर अगला शब्द है पशुपालन। पशुपालन, यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो किसी क्षेत्र में पशुओं को पालने से संबंधित अर्थव्यवस्था को
पशुपालन कहते हैं। किसी क्षेत्र में पशु को पालने से संबंधित अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है बच्चों? पशुपालन। तीसरा याद रखना ये बच्चों, किसी क्षेत्र के अंतर्गत या किसी क्षेत्र में कार्य या लकड़ी काटना उनका मुख्य पैसा होता है, उस पर लकड़ी काटना व्यवसाय कहलाता है। और इस प्रकार लकड़ी काटना किसी देश का जो मुख्य पैसा के रूप में जाना जाए तो कनाडा देश के अंदर लकड़ी काटना मुख्य पैसा के रूप में भी जाना जाता है। फिर अपन के अंदर एक शब्द आया मछली पकड़ना। आपको पता ही है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो मछली का पकड़ने की जो क्रियाएं होती है या सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है वो याद रखना बच्चों चीन देश के अंदर होता है। विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहां पर होता है बच्चों? चीन के अंदर। और भारत के अंदर देखा जाए तो बच्चों आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है जो भारत का सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है। फिर अगला शब्द आया खनन। खनन क्या है या खनिज की प्रवृत्ति क्या है? काफी बार इस प्रकार का सवाल आया हुआ भी है। या खनन से क्या तात्पर्य है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको यदि इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो आपको सीधी सी परिभाषा लिखनी है। तो खनन की परिभाषा क्या हुई सीधी सी देखे तो धरातल के आंतरिक भाग से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन। धरातल के आंतरिक भाग से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। और यदि आपसे खनिज की परिभाषा पूछे तो आप सीधे शब्दों में लिख सकते हो धरातल के आंतरिक भाग से निकाले गए पदार्थों व तत्वों को खनिज कहते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों कि खनन और खनिज के अंदर जो परिभाषा है उसमें थोड़ा सा ही अंतर है। खनन होता है वो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है और खनिज होता है वो बाहर निकाले गए तत्व या पदार्थ होते हैं। इतना ही अंतर रखना। जैसे अपन ने कोयला होता है वो खनिज होता है और कोयले को निकालने की प्रक्रिया होती है वो खनन होती है। वापस लेना, जो कोयला होता है वो क्या होता है? खनिज होता है और कोयले को निकालने की जो क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। फिर अपन का आता है वनों से कंदमूल संग्रहण। जो वनों के अंदर पाई जाने वाली बेरी है, जड़ है, इनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? कंदमूल संग्रहण। तो याद रखना संग्रहण क्या है, परिभाषा पूछ ले तो वनों से कंदमूल, जड़े, बेरी, नट जैसे तत्वों को एकत्रित करना क्या कहलाता है? संग्रहण कहलाता है। वनों के अंदर पाए जाने कंदमूल है, जड़े हैं, बेरी है, नट है जैसे तत्वों को इकट्ठा करना या एकत्रित करना क्या कहलाता है? संग्रहण कहलाता है। अब हम अगले बिंदु की बात करें बच्चों, ग्रामीण अधिवास मुख्य रूप से भूमि से जुड़े होते हैं। ग्रामीण अधिवास के जो लोग होते हैं बच्चों वो किससे जुड़े होते हैं? भूमि से। उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं। जैसे हमारे उदाहरण आया कृषि क्रिया। कौन सा आया था? कृषि। अब बताइए बच्चों कृषि किस पर की जाती है? भूमि पर होती कि नहीं होती है? तो भूमि पर
कृषि की जाती है, इसका मतलब गांव के लोग किससे जुड़े हुए होते हैं? भूमि से जुड़े होते हैं। फिर आप खनन है, खनिज हम कहां से निकालते हैं? धरातल से निकालते हैं, तो भी किससे जुड़ा हुआ? भूमि से हुआ। पशुपालन है, पशुओं को हम कहां चराते हैं? खेतों के अंदर। खेत किसके बने हुए हैं? भूमि से। तो कुल मिलाकर हम देखे जाए तो ग्रामीण समाज या ग्रामीण आदिवासी है वो सीधे से सीधे किससे जुड़े हुए होते हैं? भूमि से जुड़े हुए होते हैं। अगला बिंदु, ग्रामीण आदिवास में सामाजिक संगठन सुदृढ़ एवं मान मूल्यों में प्रगाढ़ता पाई जाती है। और गांव के अंदर देखते हैं तो समाज के लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लगाव होता है, अपनापन होता है, और उसमें हर कार्यों को पीछे छोड़कर सिर्फ मानवता को ही सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। उनका पहला जो धर्म है गांव के लोगों का होता है वो मानवीय धर्म है। इसलिए कोई भी समस्या आती है तो एक साथ मिलकर उन समस्याओं का क्या करते हैं? सामना करते हैं। आपने देखा होगा गांवों के अंदर काफी बार इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो 5 मिनट के अंदर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उनकी विभिन्न प्रकार की मेडिसिन उपचार है या जितना हो सके अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तो किस मूल्य के आधार पर करते हैं? मानव मूल्य के आधार पर। और उनके अंदर सामाजिक संगठन भी क्या होता है? एक मजबूत होता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, गांव के अंदर सामाजिक मूल्य की जो प्रगाढ़ता है वो सबसे उच्च देखने को मिलती है। अब है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास की यदि हम परिभाषा देखें तो नगरीय अधिवास की अर्थव्यवस्था गैर प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर होती है। देखो नगरीय अधिवास है वो कौन सी अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते हैं? गैर प्राथमिक क्रिया। गैर प्राथमिक क्रिया की सीधी सी परिभाषा है एक ऐसी क्रिया जिसमें प्राथमिक क्रियाओं के अलावा सारी क्रियाएं की जाती हैं, उस क्रियाओं को हम गैर प्राथमिक क्रिया कहते हैं। आपको परिभाषा के माध्यम से आपको समझाता हूं कि गैर प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और उसमें कौन कौन से कारक विद्यमान होते हैं। तो गैर प्राथमिक क्रिया, तो इसकी परिभाषा पूछे तो सीधी से लिखना है प्राथमिक क्रिया के अतिरिक्त की जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं को गैर प्राथमिक क्रिया कहते हैं। गैर प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अब आपसे पूछ लें प्राथमिक क्रियाओं के अलावा और कौन कौन सी आर्थिक क्रिया है, तो आपको पहली हमारी जो बनती है प्राथमिक क्रिया के अलावा वो है द्वितीय क्रिया। कौन सी क्रिया है? द्वितीय क्रिया। ये प्राथमिक क्रियाओं के अलावा है जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का मशीनों द्वारा रूप परिवर्तन करके उनको मूल्यवान बनाया जाता है। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त पदार्थों को मशीन द्वारा रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाया जाए वो कौन सी क्रिया कहलाई? द्वितीय क्रिया। ये हुई गैर प्राथमिक क्रिया। दूसरे नंबर गैर प्राथमिक क्रिया का नाम है तृतीयक क्रिया। क्या नाम है बच्चों? तृतीयक क्रिया। इसमें कौन सी क्रियाएं होती है? सेवाओं से संबंधित की जाने वाली क्रिया ये भी किसमें आती है? गैर प्राथमिक। जो सेवाओं से संबंधित की जाने वाली क्रियाएं आती है, जैसे बच्चों डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ये सब किसमें आ जाते हैं? तृतीयक क्रियाकलाप में। फिर चतुर्थ क्रियाकलाप में
यह भी गैर प्राथमिक क्रिया का भाग है। चतुर्थ क्रिया, जिसमें ऐसी क्रिया जिसमें शोध अनुसंधान संबंधी क्रियाएं की जाती है, उसको हम किस में लेते हैं बच्चों? चतुर्थ क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें शोध अनुसंधान संबंधी क्रिया की जाती है, जैसे वैज्ञानिक, कौन? वैज्ञानिक, इंजीनियर जो उच्च कोटि के होते हैं, उन सबको किस में लेते हैं? चतुर्थ क्रिया में। और अगली हमारी जो गैर प्राथमिक क्रिया है उसका नाम है पंचम क्रिया। कौन सी है? पंचम क्रिया। पंचम क्रिया जिसके अंदर स्वर्ण कॉलर, कौन से? स्वर्ण कॉलर श्रमिक निवास करते हैं, जिसके निर्णय बच्चों एक बार लिए जाने के बाद उसका निर्णय को बदलने का जो अधिकार है वो उसके उच्च अधिकारी को होता है, या फिर वो अपने स्वयं ही उस निर्णय को बदल सकता है। उस क्रिया को हम किस में लेते हैं? पंचम क्रियाकलाप में। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री है, न्यायाधीश है, ये सब के सब किस में आते हैं बच्चों? स्वर्ण कॉलर श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। अगला बिंदु, नगरीय अधिवास के मुख्य व्यवसाय जैसे निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग के अंदर आता है विनिर्माण। ऐसे उद्योग जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का रूप परिवर्तन करके उसको बार बार बनाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? विनिर्माण उद्योग। तो आपको विनिर्माण उद्योग की जब परिभाषा की बात आती है तो बहुत ही नॉर्मल सी परिभाषा है, कोई डिफिकल्ट परिभाषा नहीं है, इसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो विनिर्माण की परिभाषा ऐसे उद्योग जिसमें वस्तुओं का रूप परिवर्तन करके उनको या उनका निर्माण बार बार किया जाता है, उसे विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। फिर अगला जो बिंदु है वो है परिवहन। तो परिवहन की बात करें तो व्यक्ति व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या ले जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन कहते हैं। फिर अपन की बात आती है संचार। संचार का मतलब सीधी सी बात है व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, प्रेक्षणों, तथ्यों को जिस माध्यम से भेजा जाता है, व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, प्रेक्षणों और तथ्यों को जिस माध्यम से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, संचार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, निजी संचार के साधन और सरकारी संचार के साधन। निजी संचार के साधन वे साधन होते हैं बच्चों जिस पर व्यक्ति विशेष का क्या होता है? अधिकार होता है, और सार्वजनिक संचार के साधन वे होते हैं जिस पर व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर क्या होते हैं? सरकार का अधिकार होता है।
और यदि संचार के साधनों की बात करें तो अपन मोबाइल्स ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं, उपग्रह ले सकते हैं, टीवी ले सकते हैं, रेडियो ले सकते हैं। ये सब के सब किसके भाग होते हैं? संचार के साधन के। फिर बाद में अपन का वाणिज्य शिक्षा। वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कॉमर्स संबंधी, जैसे लेन देन व्यापार संबंधी जो गतिविधियों से संबंधित जो शिक्षाएं होती है उसको इसमें सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा चिकित्सा प्रशासन, और आपको देखा होगा गांव की तुलना के अंदर शहरों के अंदर जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो उच्च पाई जाती हैं, और तथा इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो गांव की तुलना में शहरों में अधिक देखने को मिलती। इसी कारण गांव के जो लोग होते हैं वो उच्च शिक्षा और उच्च चिकित्सा सुविधा हो जाने के कारण गांव के लोग शहरों की तरफ आते हैं और शहरों की जनसंख्या और उनके वेतन में वृद्धि कर देते हैं, जैसी सेवाएं करते हैं। नगरीय अधिवास में सामाजिक संगठन सुदृढ़ एवं मान्य मूल्यों की प्रगाढ़ता कम पाई जाती है। आपने देखा कि पिछले बिंदु में जब ग्रामीण अधिवास में उसमें लिखा था कि गांव के लोगों के अंदर सामाजिक जो प्रगाढ़ता है और मानव मूल्य है वो उच्च देखने को मिलते हैं, जबकि शहरों के अंदर क्या पाए जाते हैं? निम्न पाए जाते हैं। उसका मुख्य कारण है वहां का कल्चर, संस्कृति शहर की ऐसी ही हो गई है, जिसके कारण एक मानवता मूल्य है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, तो इसके अंदर प्रगाढ़ता मजबूत होती है। अब हम बच्चों देखेंगे नगरीय अधिवास की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहले हमने देखा था प्राकृतिक कार्यों के आधार पर या प्राकृतिक गतिविधियों के आधार पर जो अधिवास है वो हमने दो भागों में पढ़े थे, ग्रामीण अधिवास व नगरीय अधिवास। अब हम देखेंगे नगरों की प्रमुख विशेषता। तो नगरों की जो पहली विशेषता है वो है उच्च जनसंख्या घनत्व। नगरों के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है वो कैसा पाया जाता है? उच्च। तो सबसे पहले एक शब्द आया जनसंख्या घनत्व, उसके बारे में देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की यदि परिभाषा पूछे तो सीधा लिखना है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और यदि आपके इसके फॉर्मूले की बात करें तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल जनसंख्या घनत्व का क्या है? फॉर्मूला है। तो आपने देखा बच्चों, जब गांव के अंदर रोजगार की कमी, शिक्षा का उच्च स्तर का ना होना, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर उनके अंदर पाई जाने वाली कमी, इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए जो गांव के लोग हैं वो रोजगार तथा अन्य प्रकार की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कहां चले जाते हैं? शहरों के अंदर चले जाते हैं। और बच्चों जब शहरों के अंदर चले जाते हैं तो शहर की जनसंख्या तो वृद्धि होती है, साथ में शहर के जो घनत्व है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? वृद्धि पाई जाती है या जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। त्वरित गतिशीलता। आपने देखा होगा कि गांव के लोगों के अंदर एक संतोष पाया जाता है, जो किसी भी कार्य को संतोष पूर्ति के साथ करते हैं और जल्दी आगे बढ़ने की विचारधारा नहीं रखते हैं। लेकिन शहर के अंदर लोग जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की त्वरित गतिशीलता देखने को मिलती है। इसके कारण शहर के अंदर जो सामाजिक रीति रिवाज है, संस्कृति है, परंपरा है और आपसी जो संबंध है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और किसके कारण? लोग आगे बढ़ने की जो होड़ है या प्रतिस्पर्धा है उसके कारण इनके अंदर ये सारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं। जबकि गांवों के अंदर बच्चों देखा जाए तो सामाजिक प्रगाढ़ता, मानव मूल्य तथा रीति रिवाज, संस्कृति बहुत ज्यादा क्या है? प्रबल पाई जाती है। इस कारण से लोगों के अंदर क्या पाया जाता है? संतोष पाया जाता है। इसलिए वो जल्दी से या किसी प्रकार की गलत राह की तरफ आगे बढ़ने के लिए विचारधारा करते रहते हैं। पक्की सड़कें एवं पक्के मकान। गांवों के अंदर देखते हैं तो सड़कें भी कैसी पाई जाती है? कच्ची पाई जाती है। और मकान भी कैसे पाए जाते हैं? कच्चे पाए जाते हैं। तो वहां की सड़कें कच्ची होना, मकान का कच्चा होना वहां के मुख्य क्या है? समस्या है गांव की। लेकिन शहरों में जाते हैं तो वहां पर
बहुमंजिले पक्के मकान देखने को मिलते हैं, सड़कें पक्की पाई जाती है, जिसके कारण आवागमन में कोई प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तथा शहरों के अंदर जो भवन होता है उसके अंदर सारी मूलभूत सुविधाएं भी देखने को मिलती है। इसी कारण शहरों की जो चांदनी है या विभिन्न प्रकार की जो विशेषता है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और लोग उसी चांदनी और आकर्षण के कारण शहर में चले जाते हैं और शहर की जनसंख्या और उनके रोजगार और यहाँ की घनत्व सुविधा उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। रोजगार की उपलब्धता, गांव की तुलना में शहरों में रोजगार की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। इसीलिए गांव के लोग रोजगार की तलाश में कहां चले जाते हैं, शहरों के अंदर। तो गांव के अंदर यदि रोजगार का विकास कर देंगे तो शहरों में रोजगार की उपलब्धता को ध्यान में रखकर लोग कभी गमन नहीं करेंगे। इसीलिए सरकार आज विभिन्न प्रकार के कौशल तरीकों से गांव में रोजगार की वृद्धि कर रही है। यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन, और शहरों के अंदर देखते हैं तो लोगों के पास यातायात के व्यक्तिगत साधन भी हैं और सार्वजनिक साधन भी देखने को मिलते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत और जो सार्वजनिक संचार के जो साधन हैं उसके अंदर या परिवहन के जो साधन है उनके अंदर काफी कमी देखने को मिलती है। और शहरों के अंदर आपने देखा होगा और बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं होती है जिसके कारण लोग वहां देख चले जाते हैं। उच्च शिक्षा व उच्च सुविधाएं, और उच्च शिक्षा या उच्च सुविधाएं के अनुसार देखा जाए तो शहरों के अंदर देखते हैं तो 12 हाई सेकेंडरी कॉलेज और विभिन्न प्रकार की हाई कॉलेज जैसे MA BEd सभी प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं वो मिल जाती, लेकिन गांवों के अंदर शिक्षा का उच्च विकास न हुआ। इस कारण से गांव के लोग हैं वो शिक्षा की तलाश के अंदर गांव को छोड़कर कहां चले जाते हैं, शहरों के अंदर चले जाते हैं। फिर गहन चिकित्सा सुविधा, गांवों के अंदर देखते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही पाया जाता है, लेकिन जो मुख्य जो विभिन्न प्रकार की और बीमारियां हैं जिसमें उच्च साधनों की तथा उच्च सुविधाएं की जरूरत पड़ती है वो गांवों में ना होने के कारण लोग चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए कहां चले जाते हैं, शहरों के अंदर चले जाते हैं, जिससे शहर के अंदर जनसंख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तथा विभिन्न प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे शहर के लोगों के लिए कमी प्रदान या कमी होने लग जाती है। 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होना। देखो बच्चों, यदि हम 50% को ध्यान में रखकर यदि हम कृषि क्रियाओं में विभाजन करें, गैर कृषि क्रियाओं में क्या करें, विभाजन करें, तो वो 50% वाला तो किस में पाया जाता है, इटली के अंदर आज जो देखा जाए तो वहां पर 50% से अधिक जो लोग होते हैं वो गैर प्राथमिक कार्य करें तो क्या कहलाता है, नगरीय कहलाता है। जबकि भारत के अंदर देखा जाए तो 75% से अधिक जब लोग गैर प्राथमिक क्रिया करें, कितना प्रतिशत से अधिक, 75% से अधिक जब लोग गैर प्राथमिक क्रिया करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नगर। इसके अलावा भारत के अंदर 400 क्या होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व, क्या होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व, तो उसको हम क्या मानते हैं, नगर। देखो पहला 75% से अधिक गैर प्राथमिक क्रिया होनी चाहिए, जनसंख्या कितना घनत्व क्या होना चाहिए, 4000, और जनसंख्या कितनी पाई जानी चाहिए, 5000 से ज्यादा, और इसके अलावा वहां पर नगर पालिका तथा विभिन्न प्रकार के और जो नगरीय क्षेत्रों के महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं वह जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसी को हम भारत में क्या कहते हैं, नगर कहते हैं। तो नगर की विशेषता भारत में पहली विशेषता होनी चाहिए 75% से ज्यादा गैर प्राथमिक क्रिया, 400 जनसंख्या घनत्व, 5000 जनसंख्या और नगर पालिका वहां पर होनी चाहिए। जटिल श्रम विभाजन, शहर के अंदर देखा जाए तो श्रम का क्या है, विभाजन है। टेक्निकल श्रम अलग है, नॉन टेक्निकल अलग है, और इसके अलावा और बहुत सारे जो श्रम का जो विभाजन है वो अलग अलग रूपों के अंदर देखने को मिलता है। सामाजिक प्रकारता का अभाव, समाज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो सामाजिक प्रकारता होती है, और वो शहरों के अंदर क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, और गांव के लोगों के अंदर क्या पाई जाती है, अधिक देखने को मिलती है। तो सामाजिक प्रकारता यहाँ पर कमी होने के कारण लोगों के बीच में जो संस्कृति है, समाज है और परंपरा है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर जा चुकी है।
तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास, और शहरों के अंदर तेजी से हमारे जो सामाजिक विकास है वो गिरते जा रहे हैं और साथ में आर्थिक विकास की जो प्रवृत्ति है वो तेजी से बढ़ रही है। तो ये सारी जो पॉइंट है वो नगरीय जनसंख्या की क्या करती है, विशेषता को प्रभावित या विशेषता को निर्धारित करती है। तो आपने बच्चों आज इस वीडियो के अंदर आपने नगरों का जो वर्गीकरण है उनके कार्यों के आधार पर जिसमें आपने विस्तार के साथ अध्ययन किया है। इसके अलावा आपने बच्चों नगरीय अधिवास है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा और आपने देखा भारत के लिए नगर होने के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए और विश्व में नगर होने के लिए अलग विशेषता है। अगले जो वीडियो है उसके अंदर हम ग्रामीण अधिवासों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे और साथ में रेखा या फिर प्रतिरूप के आधार पर जो नगरों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।